नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी-टेट के दूसरे पेपर के सामाजिक अध्ययन का 9वां क्लास है और इसमें हम देख रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका वस्तु और सेवा कर, तो यह स्थानीय सरकारों द्वारा इकट्ठा नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है जल कर, तो जल कर जो है बेसिक तौर पे आपका जो होता है स्थानीय सरकारों के द्वारा लिया जाता है। और संपत्ति कर भी है, वह भी जो है आपका स्थानीय सरकारों के द्वारा लिया जाता है। और इनकम टैक्स की अगर बात करें आयकर की, तो यह स्थानीय सरकारों द्वारा नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी और सी, और इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है डी। अब जानते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन में कि संपत्ति कर और जल कर जो है भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्र किया जाता है। संपत्ति कर मुख्यतः संपत्ति में जो होता है मुख्यतः भूमि सुधार, घर, मकान, दुकान इत्यादि पर लागू होता है। एवं वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में जीएसटी के नाम से जानते हैं, और आयकर जो होता है यह दोनों के दोनों आपके जो होते हैं यह स्थानीय नहीं केंद्र सरकारों के द्वारा वसूल किया जाता है। अब यहाँ पे वस्तु और सेवा कर की अगर बात करें यानी कि जीएसटी की, तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और यह भारत में 1 जुलाई साल 2017 से लागू हुआ था। तो अगर आपसे जीएसटी के बारे में बात किया जाए कि लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई साल 2017 में इसे लागू किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस यानी कि वस्तु और सेवा कर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संपत्ति कर और आयकर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है तथा निगम कर और उपहार कर भी जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए जो कह रहा है वह कह रहा है कि साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है। तो बिल्कुल सही है कि बेसिक तौर पे आपने देखा होगा कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं हर जगहों पर। हर एक दिन फिक्स होता है कि किसी जगहों पे फ्राइडे को, किसी जगहों पे मंडे को, किसी जगहों पे संडे को। तो एक तरह से वहाँ पे मेला टाइप लगा रहता है। तो वहाँ पे बेसिक तौर पर अन्य दिनों की अपेक्षा हमें सामानें क्या होती हैं, सस्ता मिलती हैं। दूसरा कह रहा है आर कह रहा है कि साप्ताहिक बाजार में ज़्यादातर दुकानें एक जैसा सामान बेचती हैं, अतः ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। तो यह बिल्कुल सही है और यही कारण है कि ज़्यादातर हमें साप्ताहिक बाजारों में सामानें सस्ता मिलती हैं। तो इस स्टेटमेंट से आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है पुनः ए और आर का। तो कह रहा है कि ए और आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए कह रहा है कि पक्की दुकानों में बेचे जाने वाले सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामानों से महंगा रहता है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि पक्की दुकानों में जो सामान बेचा जाता है वह क्या होता है, बेसिक तौर पे इस प्रकार की जो दुकानें होती हैं वह रेंटेड होती हैं। ठीक है, तो उनको कई सारी चीज़ों को देना होता है कि जहाँ पे वह रह रहे हैं उन्हें बेसिक तौर पर बिजली बिल देना है, हाउस का रेंट देना है, और इस कारण से इनके सामान क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि पक्की दुकानों में बेचे जाने वाले सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामानों से महंगा होता है। तो मैंने बताया क्यों महंगा होता है, तो बिल्कुल आपका ए सही है। आर कह रहा है कि पक्की यानी कि अस्थायी दुकान में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, दुकानों के किराया, बिजली के बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में। तो जैसा कि मैंने पहले वाले में एक्सप्लेन किया, तो उसी के कारण ये बता रहा है कि पक्की दुकानों में क्यों बेसिक तौर पे सामानें साप्ताहिक बाजारों से महंगी होती हैं। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है ए तथा आर कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पे ए कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो बेसिक तौर पे एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कहा जाता है कि जनता के प्रतिनिधि लोग ही वहाँ पर जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि उन्हें प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो ए वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है। आर कह रहा है कि सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ, तो हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार को हम लोग प्रतिनिधित्मक सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लता सुबह के 5 बजे चाय बेचती है, वह बहुत दूर स्थित कुएं से पानी भरने लाने जाती है, घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है,
झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है। इन सबको इकट्ठा उल्लेखित किस रूप में किया जा सकता है? तो पहला कह रहा है कि देखभाल कार्य जैसे, या दोहरे बोझ के जैसा, या गृह कार्य के जैसा, या भुगतान के बदले कार्य जैसा। तो जब इस प्रकार की मतलब कि इस प्रकार के कार्य को हम लोग दोहरे बोझ जैसा कार्य कहते हैं, क्योंकि वह दुकान भी संभाल रही है और अपने घर को भी संभाल रही है। तो यहाँ पे दो कामों कर रही है और दो कामों का बोझ इसके ऊपर है। तो इस बेसिक तौर पे कार्य को हम लोग दोहरे बोझ जैसे कार्य के रूप में उल्लेखित कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे आगे जानते हैं इसके बारे में कुछ और, कि जो आजीविका हेतु वैतनिक कार्य करते हैं, तदुपरांत घरेलू कार्य या अवैतनिक कार्य का बोझ भी उन्हीं लोगों के ऊपर रहता है। तो उन्हें बेसिक तौर पे हम क्या कहते हैं? दोहरे बोझ जैसे कार्य के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे लता क्या है कि वैतनिक कार्य कर रही है, ठीक है, बेसिक तौर पे दुकान पे क्या कर रही है? वैतनिक कार्य कर रही है। और घरों पे क्या कर रही है? अवैतनिक कार्य कर रही है। तो इसके ऊपर दो जगहों का बोझ है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग दोहरे बोझ जैसे कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं है? पहला कह रहा है आपका मौलिक अधिकार। तो यह बिल्कुल आपके भारत के संविधान में जब अपनाया गया था तो मौलिक अधिकार भी था। राज्य के मतलब मौलिक अधिकार किसमें है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। उसके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है और इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। और उसके बाद कह रहा है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो आपने पता है कि मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन साल 1976 के तहत जोड़ा गया और इसके लिए एक अलग भाग बनाया गया, जिसके तहत भाग 4 क रखा गया, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है वह है 51 क। और मौलिक कर्तव्यों की मूल रूप से संख्या कुल कितनी थी? 10 थी, बाद में ठीक है 11 हो गई। और यहाँ पे अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य को लिया किससे गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वह लिया गया है रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य को किसकी अनुशंसा पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो उनका नाम आता है सरदार स्वर्ण सिंह। तो यहाँ पे ये भी आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो था वह मूल संविधान में नहीं था। बात करते हैं आपातकाल के प्रावधान की। तो आपातकाल भी मूल संविधान का हिस्सा था और इसका भाग है 18 और इसका जो अनुच्छेद है 352 से लेकर 360, ठीक है। तो ये सभी के सभी ए, बी और डी जो हैं वह मूल संविधान के हिस्से थे। जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था वह था मौलिक कर्तव्य, जैसा कि मैंने आपके इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो अब यह पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग के उदाहरण नहीं है। तो पहला कह रहा है कि बिहार के मजदूर खेतों पर काम करने पंजाब जाते हैं। तो बेसिक तौर पे ये आपका सही है आपका, कि मतलब यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि मौलिक अधिकार के प्रयोग के उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बिहार के मजदूर खेतों में काम करने पंजाब जाते हैं, तो उनका मौलिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या करता है? जाकर काम कर सकता है। दूसरा कह रहा है आपका कि ईसाई मिशनरियों से मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करना। तो हमारे यहाँ बेसिक तौर पे ये भी कहा गया मौलिक अधिकार में कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, ईसाई किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बातें भी की गई और वो अपने संस्कृति की रक्षा के लिए मिशनरी स्कूलों की स्थापना कर सकते हैं। तो यह भी मौलिक अधिकार में आता है। तीसरा कह रहा है कि पुरुष और महिला सरकारी कर्मचारी के समान वेतन और भत्ते मिले। तो यह भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद मतलब कि जो मौलिक अधिकार है, ये कहता है कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह महिला हो या पुरुष हो। अगर समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन दिया जाएगा, ये भी सही है। और अगला कह रहा है कि पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। तो अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि शुरुआती दौर में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन आपने पता है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। और 6 क्यों? क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था वह किससे रिलेटेड था? संपत्ति से रिलेटेड था, ठीक है, संपत्ति से रिलेटेड था। तो संपत्ति वाले मौलिक अधिकार को, ठीक है, आपका 44वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। और इसे मौलिक अधिकार नहीं, इसे पहले मौलिक अधिकार था और बाद में इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से जो चौथा वाला ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार के बारे में बातें करता है, वह मौलिक अधिकार नहीं, वह क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार से यह
मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार के बारे में व्याख्या करता है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसका ठीक है 12 से 35 है। और मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार के व्यक्ति को मतलब कि अगर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो कौन सा ठीक है उसके लिए आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला ये कह रहा है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से किया जा रहा है, तो यह उसका अधिकार नहीं है। तो आपका पहला वाला है कि यह उसका अधिकार नहीं है। दूसरा कह रहा है आपका कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, तो यह भी उसका अधिकार नहीं है। तीसरा कह रहा है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अभिलिखित करने की ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल प्रयोगी या आरोपी के विरुद्ध सबूत के तौर पर किया जा सकता है। ठीक है, तो यह बेसिक तौर पे उसका मौलिक अधिकार है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह जो गिरफ्तार अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति होता है वह इसका क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। तो बेसिक तौर पर इसीलिए आपका सी वाला ऑप्शन गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि 15 साल से कम उम्र के बालक को किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, तो यह भी उसका मौलिक अधिकार नहीं है, जिसको कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। तो अब यह पूछा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार कौन कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला। अब जानते हैं इसके बारे में कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आश्वस्त मौलिक अधिकार क्या क्या है। तो पहला है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हुई है। दूसरा कह रहा है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। और तीसरा कह रहा है आपका कि 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के दूसरे मौलिक अधिकार का। दूसरा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसका अनुच्छेद आता है आपका 19 से 22 तक। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे स्वतंत्रता का अधिकार का जो अनुच्छेद है 19 से 22 है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला कह रहा है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। यह किसका अभियान चलाता है, तो पहला कह रहा है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए, या दुनिया भर में मानवीय मूल्यों के लिए, या मानव विकास अध्ययन के लिए, या मानव मुक्त शिक्षा अधिकारों के लिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर की अगर बात करें तो यह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए अपना अभियान चलाता है। तो सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं कि अगर इसकी स्थापना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की बात की जाए तो 28 मई साल 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था पीटर बेनेंसन। ठीक है, पीटर बेनेंसन इनके संस्थापक थे। और एक और इनके संस्थापक थे जिनका नाम था एरिक बेकर। ठीक है, एरिक बेकर। तो दो लोग इसके संस्थापक हैं, पीटर बेनेंसन और एरिक बेकर। और इन्हें साल 1977 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1978 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी, इनके संस्थापक कौन है, और इसका कार्य क्या है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाना। अगला क्वेश्चन है आपका कि घेटोआइनेजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाके को दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है, मतलब इलाका ए कह रहा है कि जहाँ समुदाय के लोग निवासी अपना जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। इलाका बी कह रहा है कि जहाँ सेना कर्मचारियों ने कैंप लगाए हैं। इलाका सी कह रहा है कि जहाँ निवासी वहाँ के बेहतर स्कूलों में चले गए हैं। और इलाका ऑप्शन डी कह रहा है कि इलाका डी जहाँ निवासी अभिजात एवं विशेषीधिकृत वर्ग से संबंधित है। तो बात करते हैं घेटोआइजेशन शब्द। तो घेटोआइजेशन शब्द मुख्य तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ का एक समुदाय के लोग निवासी अपने जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं, उसे हम लोग घेटोआइजेशन शब्द के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए।
अब इसके बारे में बेसिक तौर पे कहें कि आमतौर पर इस प्रक्रिया मतलब कि इस प्रक्रिया में जैसे मैंने कहा कि घेटो आयनाइजेशन शब्द से संबंधित किया जाता है और एक ऐसा स्थान जहाँ या स्थल जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक साथ रखा जाता है, ऐसे स्थानों को घेटो कहते हैं। घेटो में रहने की इस प्रक्रिया को घेटोआइजेशन या घेटोइजेशन के नाम से जाना जाता है कि अगर कहीं पर किसी को सुरक्षा संबंधित कोई समस्या होगी तो उन सभी लोगों को एक साथ रख दिया जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, घेटो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास के समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी। अब यहाँ पे इतिहास के समीक्षात्मक चिंतन के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कह रहा है आपका कि घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, तो ये समीक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है आपका कि वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना, तो ये भी आपका समीक्षात्मक चिंतन में आता है। और तीसरा कह रहा है आपका कि किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना, तो ये समीक्षात्मक चिंतन नहीं आता है, क्योंकि किसी विशेष एक ही अगर इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समीक्षा नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक इतिहासकार के बारे में पढ़ते हैं तब उसके बाद हम अपनी समीक्षा करते हैं, क्योंकि एक ही इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो ये समीक्षात्मक चिंतन में नहीं आता है। और चौथा कह रहा है कि इंटरनेट पर वीडियो देखना, तो इंटरनेट पर जो वीडियो है वो अभी किसी एक व्यक्ति का है और वह केवल एक ही पक्ष में रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम समीक्षात्मक चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है केवल ए और बी। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे जानते हैं कि आगे की अगर बात करें तो किसी वस्तु तथा तथ्य या घटना के बारे में प्रत्येक तत्व का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना समीक्षात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो अब यहाँ पे आपने पता हो गया है कि समीक्षात्मक चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। और इसे कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु तथ्य या घटना के बारे में प्रत्येक तत्वों का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना ये क्या कहलाता है, समीक्षात्मक चिंतन यानी कि आलोचनात्मक चिंतन। अगला आपका कि कोठारी आयोग यानी कि कमीशन के अनुसार, अब आगे कह रहा है कि सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहला जो कह रहा है कि कोठारी कमीशन ने क्या चीज़ें कहा था, तो पहला कह रहा है कि भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही था कोठारी आयोग के बारे में स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे, तो यह भी आपका स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जानते हैं कोठारी आयोग के बारे में। तो कोठारी आयोग ने जो बेसिक तौर पर कोठारी आयोग का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के सहायता है, तो इसका गठन किया गया था 14 जुलाई साल 1964 को, 14 जुलाई साल 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण हेतु कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया कोठारी आयोग। इनमें कुल अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 17 सदस्य थे, ठीक है। और इसे ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के बजट में वृद्धि करने का कार्य कोठारी आयोग ने ही किया और इस आयोग ने कम से कम जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने जीडीपी का कितना % शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था, तो 6%। और इन्होंने ही पहले ये चीज़ कहा था कि शिक्षा पर बेसिक तौर पर बजट में वृद्धि किया जाए, ठीक है, तभी आगे चल के देश क्या होगा, एजुकेटेड होगा। तो दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, 17 इसमें सदस्य थे। इसका गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट कोठारी आयोग के बारे में सही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। आगे कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है आपका कि कई समाचार पत्रों के विज्ञापन पर चर्चा करना, यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि एक स्थानीय नेता का साक्षात्कार लेना। तो एक स्थानीय नेता क्या है, अपने स्थान के बारे में विशेष रूप से जान सकता है, वह पूरे देश के बारे में नहीं जान सकता है, तो यहाँ पे पूरे भारत के बारे में नहीं जान सकता है। तो यह बेसिक तौर पे महिलाओं के चित्रण के लिए एक स्थानीय नेता का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेना सफिशिएंट हमारे लिए नहीं होगा। यहाँ पे होता कि कई प्रकार के नेताओं से क्या करना, उनका साक्षात्कार लेना, तब जाके हम सही प्रकार से महिलाओं का चित्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। और सी कह रहा है
कि कोलाज बनाना तथा कक्षा में उसे प्रदर्शित यानी कि प्रेजेंट करना। तो कोलाज क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के महिलाओं के बारे में, ठीक है, जानकारियां इकट्ठा करना और उसका कोलाज बना के, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, ठीक है, कक्षा के सामने प्रस्तुत करना। तो यह महिलाओं के चित्रण का, मतलब कि भारतीय मीडिया में महिलाओं के चित्रण का सबसे अच्छा युक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए और सी। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है कि अशोक का शिलालेख। तो अशोक का शिलालेख जो है वह इतिहास से संबंधित होगा, तो इससे छात्रों को हम मतलब कि जेंडर उत्पीड़न संबंधी मुद्दों पर परिचय नहीं करा सकते हैं। अगला कह रहा है आपका कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीति। तो ये भी नहीं सही हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र। तो ये भी सही नहीं हो सकता है। और चौथा कह रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। तो सबसे अच्छा ये हो सकता है कि जातिगत जो भेदभाव होता है उसके लिए हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत, कहानियाँ और वीडियो चित्र बच्चों को दिखाएं, जिसके जरिए वह इन मतलब की चीज़ों के प्रति और सेंसिटिव होंगे और जानेंगे कि इस प्रकार की गतिविधियां हमें नहीं करना चाहिए। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी कहा जाता है। यह भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के जनक भी थे। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल साल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू के कालीपट्टनम इलाके में हुआ था। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा रहा। उन्होंने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर के कहने पर अपने नाम के आगे सकपाल हटाकर अम्बेडकर जोड़ लिया था और उनके गांव का नाम अम्बा वडे था। ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे भीमराव अम्बेडकर के बारे में रहा और इनके जरिए हम बेसिक तौर पे जातिगत आधारित भेदभाव के जो उत्पीड़न के मुद्दे हैं वह बच्चों को हम अच्छे से समझा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करनी चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से कौन सा उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित करेगी। पहला कह रहा है आपका कि रोजा पार्क्स की कहानी। तो रोजा पार्क्स का आपने अगर पढ़ा होगा तो यह एक अमेरिका की महिला थी, ठीक है, और इनके साथ बेसिक तौर पे, ठीक है, गलत भेदभाव किया जाता था। बसों में बैठने संबंधी चीज़ें जो होती थी उनको महिलाओं को नहीं मिलती थी और ख़ास करके यह, ठीक है, ब्लैक वर्क से आती थी। अमेरिका में ब्लैक और वाइट होता है, ठीक है, तो ब्लैक वर्क से आती थी। तो रोजा पार्क्स की कहानी के जरिए भी हम बेसिक तौर पे असमानता के विरुद्ध संघर्ष की कहानी बता सकते हैं। रोजा पार्क्स ने किस प्रकार से संघर्ष किया और बाद में सभी लोगों को एक समान कर दिया गया। दूसरा है कि जानने का हक गीत, यानी कि विजय महाजन द्वारा जो लिखित गीत है जानने का हक, ठीक है, तो यह भी बेसिक तौर पे संघर्ष के विरुद्ध चर्चा में शामिल किया जा सकता है। अगला है कि तवा मत्स्य संघ की एक रैली। तो यह भी आपका सबसे अच्छा हो सकता है। और आगे है आपका कि शिक्षार्थियों के जीवन से कोई उदाहरण। तो हम शिक्षार्थियों के जीवन से भी कोई उदाहरण लेकर उन्हें बेसिक तौर पे संघर्ष के बारे में उन्हें समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डी वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि ए, बी और सी और डी जो है सभी के सभी संघर्ष के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर यहाँ पर बात करें बेसिक तौर पर कि रोजा लुइस मकाली पार्क्स जो थी अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार की कार्यकर्ता बनी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट वहाँ पर चलता था, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और बाद में सभी लोगों को एक समान दर्जा दे दिया गया। अगला है आपका कि तवा मत्स्य संघ महारी समिति का संघ है जो मध्य प्रदेश के सतपुरा के वनों से विस्थापित निवासियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो तवा के अगर बारे में बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश के सतपुरा जिलों में इन्हें बेसिक तौर पर जंगलों से विस्थापित कर दिया गया था और इन्होंने अपने जंगलों से को पुनः वापस लेने के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ी और इन्हें बाद में विजय मिलती है। और बाकी आप तो जानने का हक एक गीत है, गीत के जरिए भी हम मोटिवेट कर सकते हैं और हम अपने स्टूडेंटों में से किसी एक का उदाहरण भी ले सकते हैं कि यह मेरा स्टूडेंट था और जो इस प्रकार से संघर्ष किया। तो इस प्रकार से चारों के चारों ऑप्शन आपके सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझाना आवश्यक है। तो अब यहाँ पर प्रदीप्ति वृत्त के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले है आपका कि कौन सी अवधारणा को समझाना आवश्यक होगा। तो पहला कह रहा है कि कक्षीय समतल। तो कक्षीय समतल से हम बेसिक तौर पर प्रदीप्ति वृत्त को नहीं समझा सकते हैं और पृथ्वी के अक्ष से भी हम प्रदीप्ति वृत्त को नहीं समझा सकते हैं।
अगला हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन से हम अच्छे से, ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त को समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है और यह घूर्णन कर रही है। और प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, तो बेसिक तौर पे सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है, तो सूर्य, पृथ्वी गोल है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के केवल एक हिस्से पे पड़ता है, ये वाले हिस्से पे। तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बन जाती है, ठीक है। इसके इस दिशा में क्या होता है कि दिन रहता है और इसके इस दिशा में क्या होता है, नाइट रहता है। तो इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कह लेते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कह लेते हैं। और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, घूमता रहता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पृथ्वी के घूर्णन के बारे में समझाएंगे और साथ ही साथ पृथ्वी के गोला आकृति के बारे में समझाएंगे। इस जरिए हम शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले अगर हमें प्रदीप्ति वृत्त समझाना है तो सबसे पहले हमें पृथ्वी का घूर्णन समझाना पड़ेगा और साथ ही साथ पृथ्वी के गोल आकृति को इस प्रकार से हमें समझाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे अच्छे से प्रदीप्ति वृत्त को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि सी और डी शिक्षण प्रक्रिया हमें पहले शुरू करनी पड़ेगी प्रदीप्ति वृत्त को समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल होता है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा इसका हिस्सा 5E मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम बात करें 5E मॉडल की, तो 5E मॉडल में कौन आते हैं, तो सबसे पहले इंगेज आता है, उसके बाद आपका आता है एक्सप्लोर, उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन, उसके बाद आपका आता है इलोबरेट, और पांचवा जो आता है उसको हम कहते हैं इवेलुएट, यानी कि मूल्यांकन करना। तो इसमें आप देखोगे ना कि इवेलुएट है, इलोबरेट है, एक्सप्लोर भी है, लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी, कि 5E जो है इन्वायरमेंट के, उसमें बेसिक तौर पे इंटरटेनमेंट नहीं आता है। अब यहाँ पे बात करें कि 5E मॉडल को प्राथमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन यानी कि BSCA के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। 5E मॉडल एक रचनात्मक मॉडल है और इस मॉडल के अन्वेषक के रूप में रोजर बीबी को जाना जाता है। तो अब ये चीज़ पूछ दिया जाए कि ये 5E के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो रोजर बीबी ने सबसे पहले बताया था, क्योंकि ये जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन की टीम के प्रमुख थे। तो ये भी याद रखिएगा कि ये 5 ये क्रम से हैं कि सबसे पहले इंगेज आएगा, फिर एक्सप्लोर आएगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन, फिर इलोबरेट और लास्ट में आपका आता है इवेलुएट। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बनाया था, रोजर बीबी ने। और यह 5E जो है वह किससे संबंधित है, तो आपका जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपनी कक्षा में इस विषय के लिए उपयुक्त सत्र हेतु वह निम्न में से क्या योजना बना सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा योजना बना सकती है। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न वृक्षों का चित्र लाना। तो बिल्कुल सही है कि हमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले हम विभिन्न वृक्षों के चित्र को लेकर आएंगे और बच्चों को दिखाएंगे। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीज़ें लाने के लिए कहना है। तो ये भी सही है कि हम इससे विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि लकड़ियाँ कुछ कमज़ोर भी होती हैं और कुछ हार्ड भी होती हैं। तो हम नरम काष्ठ से कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, लाने के लिए भी कह सकते हैं। और तीसरा कह रहा है कि विभिन्न वनों में उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता चार्ट। तो ये भी सही है कि हम ये बताएंगे कौन सदाबहार वन है, कौन पर्णपाती वन है, कौन शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो इन सारे वनों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनकी विशेषता क्या है, और उनके तुलना के जरिए भी हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में समझा सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि जलवायु का वनस्पति की प्राकृतिक प्रभाव पर चर्चा करना। तो यह बेसिक तौर पे क्लाइमेट में आ जाता है। तो यह आपके प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए सही एग्जाम्पल नहीं होगा। तो यहाँ आपका प्राकृतिक यहाँ पे कह रहा है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जलवायु का वनस्पति के प्रकृति पे प्रभाव पे चर्चा करना। तो ये भी आपका सही होगा कि किस प्रकार से सूखे वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे अधिक वर्षा होता है वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे ठंडी अधिक पड़ता है तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि सभी के सभी ऑप्शन जो है वो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा का एक छात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावर। आगे कह रहा है कि यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है। तो अब ऑप्शन है आपका
आगमनात्मक तर्क या निगमनात्मक तर्क या कारण प्रभाव का तर्क या लघु कारक यानी कि रिडक्टिव तर्क। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे जब बच्चे ने कहा कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर, तो यह बेसिक तौर पे जो प्रयोग कर रहा है वह आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे बात करें कि आगमनात्मक तर्क में हम सामान्य नियमों को उत्पादित करने के लिए ज्ञात तथ्यों का उपयोग करते हैं और इससे निष्कर्ष को सत्य होने की केवल संभावना होती है, निश्चितता नहीं होती है। तो आगमनात्मक तर्क में हम पहले क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उदाहरण लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आपके नियम को बताते हैं। और निगमनात्मक तर्क में पहले क्या करते हैं, तो निगमनात्मक तर्क में पहले हम नियम लेते हैं और उसके बाद उदाहरण को बताते हैं। तो बेसिक तौर पे आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक स्तर पर ज़्यादातर, ठीक है, आगम विधि को ही माना गया है पढ़ाने के लिए। तो आगम विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण के जरिए हम चीज़ों को समझाएंगे, उसके बाद नियम को बताएंगे। और निगमनात्मक तर्क में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि नियम को बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहा है बच्चा, उदाहरण बता रहा है, तो यह क्या कर रहा है, आगम विधि यानी कि आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है। कारण प्रभाव तर्क क्या है, तो हम कारण बताते हैं और उसके बाद उसका प्रभाव बताते हैं। और लघु कारक तर्क में क्या है कि किसी प्रकार के छोटे चीज़ों को लेकर हम वहाँ पे उसका तर्क देते हैं, वो विश्वव्यापी नहीं होता है। इस प्रकार की चीज़ों को हम लघु कारक तर्क के नाम से जानते हैं। तो हालांकि यहाँ पर जो प्रयोग कर रहा है बच्चा, पहले उदाहरण दे रहा है तब नियम बता रहा है, तो यह आगम विधि का उपयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि समीक्षात्मक चिंतन के बारे में सबसे अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि समीक्षात्मक चिंतन होता क्या है। तो यहाँ पे समीक्षात्मक चिंतन के बारे में अगर बात करें तो घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना तथा वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करने की कला ही क्या कहलाती है, समीक्षात्मक चिंतन कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना तथा वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करने की कला को हम क्या कहते हैं, समीक्षात्मक चिंतन कहते हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पहला कह रहा है कि दिहाड़ी मजदूर शहरों में कहाँ रहते हैं, तो यह समीक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्या कारखानों की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने वालों की स्थिति बेहतर होती है। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पर मैंने बताया था कि घटनाओं और तथ्यों के सबूतों के आधार पर, तो यहाँ पे क्या है कि कारखानों के मजदूरों को हम लेंगे और साथ ही साथ कॉल सेंटर में कार्य करने वाले लोगों को लेंगे और उनके घटनाओं और तथ्यों और सबूतों के आधार पर हम एक चीज़ें कह सकते हैं कि क्या कारखानों की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने वालों की स्थिति बेहतर होती है। तो ये जो क्वेश्चन है समीक्षात्मक कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा प्रभावी प्रश्न है। आगे कह रहा है क्या कारखाने में काम कर रहे लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, तो यह समीक्षात्मक चिंतन में नहीं आ सकता है अच्छे से। और अगला कह रहा है कि विश्व भर में किन शहरों में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरी है, तो यह भी समीक्षात्मक चिंतन में नहीं आएगा। तो समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है आपका कि क्या कारखानों की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है। यह समीक्षात्मक चिंतन कौशल के लिए सबसे अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि श्री डी सोजा चाहते हैं कि उनके छात्र अनुभव से समझें कि प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। इन प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा छुट्टियों में किया जाने वाला प्रोजेक्ट का सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए छुट्टियों में कौन सा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो पहला कह रहा है आपका कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में जान लेते हैं कि प्रतिस्पर्धा बाजार कहते किसे हैं। तो प्रतिस्पर्धा बाजार यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कीमतें स्थिर होती हैं। इस बाजार में कोई क्रेता कीमत का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अन्य विक्रेताओं की स्थिति में विक्रेता आपसी समझौते द्वारा कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं और इन कपटपूर्ण समझौते को कार्टेल कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कार्टेल किसे कहा जाता है, तो जो आपस में इस प्रकार के समझौते कर लेते हैं उसे हम लोग बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, कार्टेल कहते हैं। अब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए प्रोजेक्ट देना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा। तो पहला कह रहा है आपका कि समाचार की वेबसाइट से पिछले कुछ वर्षों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमतें एकत्र करने और उन आंकड़ों से एक ग्राफ बनाना। तो यह प्रतिस्पर्धा बाजार में नहीं हो सकता है क्योंकि पेट्रोल कुछ ही जगहों पर होता है। ठीक है, सभी के पास पेट्रोल के लाइसेंस है नहीं। दूसरा कह रहा है कि कीमतों के आधार पर स्मार्टफोन के विभिन्न ब्रांडों को वर्गीकृत करना और यह पता लगाना कि कौन से ब्रांड एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो यह भी सही नहीं है।
और तीसरा कह रहा है कि सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी का कीमत पूछना। तो ये बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन में बताया, आपके प्रतिस्पर्धा बाजार में बताया कि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न सब्जी विक्रेताओं से गोभी की क्या करेंगे, कीमत पूछेंगे और उसके बाद उनके द्वारा जो चीज़ें हम उसमें देखेंगे कीमतों में किस प्रकार से अंतर आ रहा है। तो सबसे अच्छा आपका सी वाला ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अब यहाँ पे कह रहा है अभिकथन, यानी कि कथन और कारण है। कथन जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है। ये जो कि बिल्कुल सही है कि ऐतिहासिक घटनाओं की जो व्याख्याएं, क्योंकि हमने बचपन में कुछ और पढ़ा था, आगे चल के पता चला कि वहाँ पे कुछ और चीज़ें मिली, तो उसके बाद वहाँ पे अब उसका व्याख्या कुछ और हो गया। तो इस कारण से सामाजिक विज्ञान अपने आप में क्या होता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कारण कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो ये कोई सही इसका एक्सप्लेन नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि प्रत्येक इतिहासकार घटनाओं की व्याख्या अपने दृष्टिकोण के अनुसार करता है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या लोभ, भय, कोरी भावुकता मूलक होकर नहीं करनी चाहिए। इतिहासकार जे.एस. मिल ने विभाजन के बीज अंकुरित करने हेतु इतिहास का विभाजन विकृत कालखंडों में किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितने भी इतिहासकार होते हैं सबका अपना दृष्टिकोण होता है। अब जितने भी इतिहासकार को पढ़ोगे वो सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। अब सपोज दैट कि मैंने किसी एक्स नामक इतिहासकार को पढ़ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चा ने कोई वाई नामक इतिहासकार को पढ़ के आया है, तो यहाँ पे बेसिक तौर पर क्या होता है कि इसको समझाना एक चुनौती, क्योंकि इनका दृष्टिकोण कुछ और था और इनका दृष्टिकोण कुछ और था। इस पर और जो कारण है वह कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है और अपने आप में गलत भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं और जहां वह वृत्त चित्र आधा देखा जा चुका है तो उसमें एक ऐसे दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। अब आगे कह रहा है कि इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे जिम्मेदारीपूर्ण तरीका क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि उस दृश्य को नज़रअंदाज करें और बाकी वृत्त चित्र दिखाएं जिससे बेकार के मुद्दे पर समय नष्ट न हो। तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर जहाँ पे नकारात्मक चीज़ें हैं, टीचर को यह व्याख्या करनी चाहिए कि वह किस प्रकार से नकारात्मक है और बेसिक तौर पे बच्चे उसके बारे में सही प्रकार से सोचें, न कि उस मुद्दे को ही हटा दें। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को बताएं कि आपको इस दृश्य की जानकारी नहीं थी और उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में सीखने के लिए केवल अपनी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने पहले से ही बताया कि शिक्षा केवल औपचारिक नहीं होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। यानी कि पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ हम अपने समुदाय से भी चीज़ों को सीखते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। सी कह रहा है कि छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान वे समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरण का विरोध कर सकें। तो यह बिल्कुल सही है कि उस दृश्य का हम क्या करेंगे कि विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ बच्चे कहेंगे सर पहले यह चीज़ें होती थी, अब यह चीज़ें नहीं होती है या कम मात्रा में होती है और यह चीज़ें गलत हैं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सही ऑप्शन है। और डी कह रहा है कि वृत्त चित्र दिखाना जारी रखें और अगर उस समुदाय का कोई छात्र वहाँ मौजूद है तो नकारात्मक रूप से समुदाय के चित्रण के लिए क्षमा मांगे। तो ये भी टीचर का एक सही कार्य नहीं है। तो जो सही काम वो क्या है, सी वाला है। ठीक है, तो जो मैंने आपको अच्छे से बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इतिहास के एक शिक्षक ने अपने छात्र को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि बाबरनामा या बाबर के संस्मरण। तो हमें बेसिक तौर पे बाबर के बारे में पढ़ाना है तो सबसे अच्छा प्राथमिक स्रोत जो होगा वह बाबरनामा या बाबर के संस्मरण, यानी कि बाबर के बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं किसी अन्य इतिहासकारों के द्वारा, उनके द्वारा पढ़ाना सबसे अच्छा प्राथमिक स्रोत हो सकता है। आगे कह रहा है कि एक संग्रहालय जहां बाबर के शासनकाल के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और सामानों का संग्रह। तो संग्रहालय जो है वह द्वितीयक स्रोत है, ठीक है, प्राथमिक स्रोत नहीं आ सकता है। अगला कह रहा है कि रेयर्स फ्रॉम द नॉर्थ मुगल राजवंशों पर एलेक्स रदरफोर्ड द्वारा लिखी एक किताब। तो यह भी बाबर के लिए प्राथमिक नहीं है, क्योंकि बाबर के लिए प्राथमिक वही है कि जो केवल बाबर के द्वारा लिखी गई हो या बाबर के शासनकाल में उसके जो संस्मरण है। तो यह भी नहीं हो सकता, यह भी द्वितीयक स्रोत हो सकता है। और चौथा कह रहा है कि सोम प्रकाश वर्मा द्वारा द इलस्ट्रेटेड बाबरनामा। तो यह भी आपके द्वितीयक स्रोत में आता है और यह पूछा गया प्राथमिक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत जो होता है वह बाबरनामा ही आएगा। अब बात करते हैं बाबरनामा के बारे में।
तो और साथ ही साथ प्राथमिक स्रोत के बारे में, तो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो किसी व्यक्ति समूह या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शब्दबद्ध किए गए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाबरनामा या संस्मरण जो है वह उसके साथ रहे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि बेसिक तौर पे शब्दबद्ध किए गए। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वह वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जैसे कि यहाँ पे जो सोम प्रकाश वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, वह किन्हीं के द्वारा सुने हैं और उसके बाद उन्होंने लिखा है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है, मैंने आपको बताया कि या तो उनके द्वारा या उनके साथ रहे किसी व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शब्दबद्ध किए होते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक स्रोत के रूप में मानते हैं। प्राथमिक स्रोतों से व्युत्पन्न स्रोतों को हम लोग द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी, सी और डी जो ऑप्शन है यह क्या है, द्वितीयक स्रोत हैं। और आगे की बात करें कि बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है और इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। और बाबर की अगर बात करें तो आप सभी ने पता है कि 1526 में बेटल ऑफ पानीपत हुआ और इसके बाद बाबर जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक बना। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए प्रयोग में किसका हल किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है आपका कि पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि चोल चेर चोल और पांड्य राजाओं की जीवन है, ये भी नहीं हो सकता है। और तीसरा कह रहा है मंदिर वास्तुकला, ये भी नहीं है। सबसे अच्छा क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए जो क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए सबसे अच्छा प्रयोग होगा क्या होगा कि कृषि कार्य संबंधित प्रक्रियाओं को उन्हें हम देंगे जो कि उनके जीवन से संबंधित है, वह आसपास चीज़ों को आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्राथमिक स्तर के एक विद्यार्थी को कृषि कार्य ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्राप्ति ज्ञान केवल सैद्धांतिक और कंठस्थ नहीं होता है बल्कि यह क्या होता है, व्यवहारिक होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा प्रयोग में लिया जाने वाला जो कार्य होगा वह डी वाला होगा, कृषि कार्य से संबंधित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य से छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। शैक्षिक उद्देश्य यह है कि आपका छात्र जो होंगे वह दीवानी कानून क्या होता है, आपराधिक कानून क्या होता है, इसके बारे में अपने उद्देश्य के बारे में अपनी समझ को दर्शाएंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि कौन सा जो स्टेटमेंट दिया गया वह दीवानी कानून से संबंधित है और आपराधिक कानून से संबंधित है। तो पहला कह रहा है आपका कि समाचार पत्रों में उल्लेखित दुराचार चुने और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों में वर्गीकृत करें। दूसरा कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों में आंकड़ों का पता लगाकर अनुमान लगाएं कि भारत में सामान्यतः अधिक मामले दीवानी कानून के हैं या आपराधिक कानून के तहत हैं। और तीसरा कह रहा है कि भारत में कानूनी व्यवस्था के विभिन्न शाखाओं के नाम लिखें और उन्हें परिभाषित करें। और चौथा कह रहा है कि दीवानी और आपराधिक कानून के तहत प्रभावित पक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों में अंतर दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। तो यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य को जो पूरा करने की बातें कर रहा है कि छात्र दीवानी और कानूनी अपराध के बारे में अपने उद्देश्य समझ को दर्शाएं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है आपका ए वाला कि समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुने और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों के रूप में क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। यह शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करता है। अब आगे की बात करें तो वे सभी मामले जिसमें किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए दंड की कार्रवाई होती है, उस प्रकार के मामले को अपराधी या फौजदारी कहते हैं। ठीक है, जिसमें दंड दिया जाता है उसे हम लोग बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, आपराधिक कानून या यानी कि फौजदारी कानून के मामले कहे जाते हैं। और इससे संबंधित कानून आपराधिक कानून कहलाते हैं। और दीवानी मामला क्या होता है, जिसमें संपत्ति और पद संबंधी अधिकार का विवाद होता है, जैसे संपत्ति के लिए झगड़ा हो गया या पद के लिए हो गया, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसे हम लोग दीवानी कानून कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो व्याख्या कर रहा है वो आपका ए वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि समालोचनात्मक चिंतन कहते किसे हैं। तो चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा समस्या समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। समालोचनात्मक चिंतन परिणीति समस्या समाधान के रूप में ही होता है। तो समालोचनात्मक चिंतन का भी प्रयोग बेसिक तौर पर समस्या समाधान के लिए किया जाता है।
तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पे बात करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह समालोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा। तो पहला कह रहा है आपका कि पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी यानी कि पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होता है, तो ये समालोचनात्मक चिंतन में आएगा। किस प्रकार से प्रशासनिक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और किस प्रकार से पटवारी एक दूसरे से रिलेटेड है, हम यहाँ पे उनकी समालोचना करेंगे। बी कह रहा है कि आपके अनुसार ग्राम सभा का महत्व क्या है, क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठकों में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए और क्यों, तो यह भी आपके समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। और सी कह रहा है ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में अंतर, तो यह समालोचनात्मक चिंतन में ही आता है क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट बताना है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि ए और बी जो है वह समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में मदद करेंगे छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीव संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन है आपका कि वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रश्नों वाली लघु परीक्षा, दूसरा है आपका कि छात्र एक दूसरे के प्रोजेक्ट का आकलन करते हैं, तीसरा है आपका कि वन्यजीव संरक्षण के कारण और तरीकों पर विचारणीय प्रश्न, और चौथा कह रहा है कि प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश। तो सबसे अच्छा आपका होगा आपका कि योगात्मक आकलन जो करना है उसके लिए सबसे जो प्रभावी तरीका होगा वो होगा आपका कि प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश यानी कि रूब्रिक्स। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि योगात्मक आकलन किसे कहते हैं। तो योगात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन के रूप में होता है। इसके द्वारा पता चलता है कि विद्यार्थियों में कितना सुधार किया गया, ये एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। रूब्रिक्स शिक्षकों को परियोजना, निबंध और समूह कार्य करने की अनुमति देता है। रूब्रिक्स एक असाइनमेंट के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अगला क्वेश्चन है कि श्री हरप्रीत ने अपने छात्रों से 1857 विद्रोह की ओर अग्रसर करने वाले केंद्रीय घटनाओं पर शोध करके एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहती हैं। और उसके बाद आगे है आपका कि वे जमा कराए कार्य को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग करना चाहते हैं। उनके लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछना सबसे प्रासंगिक होगा। तो पहला कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी। दूसरा कह रहा है कि आपने अपने कार्य के लिए शोध करने हेतु किन साधनों का उपयोग किया। तीसरा कह रहा है कि एक मित्र के साथ वाद विवाद करें कि आपने जिस महत्वपूर्ण घटना को चुना वह सबसे प्रासंगिक क्यों है। और चौथा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे अधिगम के लिए आकलन के लिए जो सबसे प्रासंगिक प्रश्न होगा वो होगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी, ये आपका क्या होगा सबसे अच्छा होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग बेसिक तौर पे होता है कि अधिगम के लिए आकलन को ही रचनात्मक आकलन कहा जाता है और इससे शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ व कौशल को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में समझा जा सकता है। तो अधिगम के लिए आकलन जो होता है रचनात्मक, तो जब हम उनसे पूछेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार क्या थी, तो यह बेसिक तौर पर बच्चों के अंदर रचनात्मक कौशल के बारे में हम जान पाएंगे। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 4 छात्र भारत का एक ऐसा मानचित्र देख रहे हैं जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। अब आगे जो कह रहा है कि पहला छात्र कह रहा है कि चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएं। छात्र 2 कह रहा है आपका कि हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें बड़े कागज़ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, एक छोटा कागज़ भी काफ़ी है। छात्र 3 कह रहा है कि बड़े पैमाने की किसी चीज़ का अर्थ यह नहीं कि बड़े कागज़ की ज़रूरत होगी, हमें उसका स्केल बदलना होगा। चलिए हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर ले लेते हैं। और चौथा छात्र जो कह रहा है नहीं हम केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कम दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि चारों छात्रों के सैद्धांतिक स्पष्टता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखे यानी कि अर्थात निम्न स्तरीय स्पष्टता से उच्च स्तरीय का आपको सही मैचअप करना है। तो यहाँ पे निम्न स्तरीय से उच्च स्तरीय क्या होगा, तो सबसे पहले आपका होगा कि छात्र जो आपका कह रहा है कि सबसे पहले होगा आपका छात्र दूसरा जो कह रहा है कि हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें
बड़े कागज़ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, एक छोटा कागज़ भी काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि यह छात्र पहले से जानता है कि हम छोटे कागज़ पे ये चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका निम्न स्तरीय से हमें उच्च स्तरीय तक जाना है। उसके बाद आपका आएगा तीसरे छात्र का नंबर कि वह कहता है कि बड़े पैमाने की किसी चीज़ का अर्थ यह नहीं है कि बड़े कागज़ की ज़रूरत होगी, हमें उसके लिए स्केल को बदलना होगा। जहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। तो उसके बाद नंबर आएगा आपका तीसरे स्टूडेंट का। ठीक है, तो आपका 3 होगा। उसके बाद आपका देखते हैं कि आपका जो है कि पहला छात्र कह रहा है कि चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएंगे। तो इसके बाद पहले वाले स्टूडेंट का नंबर आएगा और उसके बाद आएगा आपके चौथे वाले स्टूडेंट का नंबर कि नहीं नहीं, हमें केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कम दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। तो आपका सही मैचअप आपका ये होता है सी वाला। अब यहाँ पे जानते हैं कि किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना ही मानचित्र कहलाता है। हम पैमाने के आधार पर बड़े स्थानों का चित्र एक छोटे कागज पर भी रेखांकित कर सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। और मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपने पता है कि मानचित्र कुल 3 प्रकार के होते हैं: भौगोलिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं: दिशा, दूरी और स्थान। दिशा, दूरी और स्थान ये मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो दोस्तों ये था आपके सी टेट का 9वां वीडियो और जल्दी हम सी टेट के सामाजिक अध्ययन का 10वां वीडियो भी लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।